हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विवेक श्रीवास्तव। फंडामेंटल की आगे की क्लास में आपका स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट टाइम पे कंप्यूटर की डेफिनेशन, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस पढ़े थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर अगर आप अपने बुक को देखते हैं तो पेज नंबर 3 से आपकी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहला नाम दिया हुआ है क्यूपा। तो क्वीपर जो है बेसिकली किस तरीके का प्रोसेस होता था, एक किस तरीके का तरीका होता था जिसमें रस्सियों पर गांठ बांध करके लोग गणना करते थे। तो कंप्यूटर के इतिहास में जो आप देखेंगे, सबसे पहले लोगों ने गणना करना शुरू किया, और गणना बहुत पहले से करते थे लोग। कंकड़ पत्थर रख करके गणना करते थे, ज़मीन में लाइनें खींच करके गणना करते थे। तो इस तरीके से गणना करने का काम उन्होंने शुरू किया। लेकिन एक हमेशा से उनको एक जिज्ञासा रही कि कुछ ऐसी मशीन या ऐसा कुछ उनको एक प्रोसेस मिल जाए जिससे कि वो गणना आसान हो जाए और उसको साथ में कैरी कर सके। तो इन्होंने क्वीपर नाम की एक चीज़ को बनाया, जिसमें बेसिकली ये क्या करते थे कि रस्सियों पे अलग अलग तरीके से गांठ बांध करके गणना करने का प्रोसेस करते थे, जिसको वो पेमेंट्स हैं और ये डेट्स को नोट करना है, इन सारी चीज़ों को देख करके करते थे। तो क्वीपर आपके सामने है, आप देख सकते हैं, उसकी पिक्चर भी है कि इस तरीके से गणना करने के लिए सबसे पहला यंत्र जो था वो क्यूपा था, जो कि 15th एंड 16th सेंचुरी के बीच में यूज़ किया जाता था। तो इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आप आगे देखेंगे कि पहला नाम आपको मिलेगा एबाकस। एबाकस 4000 साल पहले की बात है, और ये लगभग लगभग 1975 तक यूज़ में रहा। इसको मर्चेंट्स यानी कि जो व्यापारी लोग थे वो पुराने समय पर बहुत इस्तेमाल करते थे। उन्होंने अपने कुछ नियम बनाए थे इसके थ्रू, जिससे ये इससे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इस तरीके के मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करा सकते थे। तो पुराना तो एबाकस आप देख रहे हैं, लेकिन अभी जो बच्चों की स्लेट है उसमें भी आप देखते हैं एबाकस ऊपर जैसा बना होता है, क्योंकि एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि अगर हम जोड़ घटाना सिखाते हैं बच्चों को तो हम एबाकस से बहुत आसानी से सिखा सकते हैं। तो ये था एबाकस। उसके बाद अभी तक क्या था कि आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं गणना की बातचीत चल रही है कि गणना हो रही है। लेकिन अभी भी कंप्यूटर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है उसका स्टोरेज। तो स्टोरेज अभी नहीं आई हमारे पास, लेकिन इसी क्रम में अगर आप आगे देखें तो देखिए कि जैकवर्ड्स लूम एक मशीन थी जो 1804 के आसपास थी। फ्रेंच वीवर यानी कि ये बुनकर थे, एक कपड़ा बुना करते थे। इनका नाम था जोसेफ मैरी जैकवर्ड, जिन्होंने एक ऑटोमेटिक मशीन बनाई जो कि एक प्रोग्राम पे बेस होकर के फैब्रिक्स पर वीविंग यानी बुनाई कर सकती थी, जो अलग अलग तरीके के पैटर्न्स बना सकती थी। और तब इनके ध्यान में या दिमाग में ऐसी बात आई कि अगर ये ऐसी डिज़ाइन बन सकती है तो हम नंबर्स या डिजिट्स को भी स्टोर कर सकते हैं उसी पैटर्न्स में। तो इन्होंने जैकवर्ड लूम बनाया, जो कि आप कह सकते हो कि स्टोरेज करने के लिए सबसे पहली मशीन का एक कॉन्सेप्ट था। अच्छा, मशीन्स की अगर हम लोग बात करें तो मशीन्स आप जान सकते हैं कि 3 तरीके की मशीन्स बेसिकली होती हैं। एक मैनुअल मशीन, एक मैकेनिकल मशीन और एक ऑटोमेटिक मशीन। तो जो मैनुअल मशीन होती है उसमें क्या होता है कि एक मशीन के 3 हिस्से होते हैं, जहाँ पर हम इनपुट करते हैं, प्रोसेस होता है और रिज़ल्ट आता है। तो 3 हिस्से ये जो है, इनपुट, प्रोसेस और रिज़ल्ट। तो जो मैनुअल मशीन होती है इसमें इनपुट करने पे भी यूज़र का काम होता है, प्रोसेस करने पे भी यूज़र का काम होता है और रिज़ल्ट लाने पर भी यूज़र का काम होता है, जैसे कि एबाकस आप देख सकते हैं। लेकिन जो मैकेनिकल मशीन जो होती है उसमें इनपुट तो यूज़र करता है, प्रोसेस भी यूज़र करता है, लेकिन जो रिज़ल्ट होता है वो मशीन लाती है। तो जैसे कि टाइपराइटर। और ऑटोमेटिक होती है जहाँ पर आदमी केवल इनपुट काम करता है, केवल इनपुट कर देगा, बट प्रोसेस और रिज़ल्ट दोनों मशीन का काम होता रहने का। तो मशीन आज तक जो डेवलप होती रही, लोग ऑटोमेटिक की तरफ बढ़ते रहे। तो वो इसी कारण थे जहाँ पे केवल यूज़र का काम इनपुट करने का रहे, बाकी का काम मशीन करे।
तो अभी तक आपने देखा कि जैकवर्ड लूम में इस तरीके का काम हुआ कि कुछ स्टोरेज करने की कुछ एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आया कि हाँ, पैटर्न के रूप में हम डिजिट्स भी स्टोर कर सकते हैं और अल्फ़ाबेट्स भी स्टोर कर सकते हैं। तो एक तो ये पार्ट था जहाँ पर स्टोरेज का डेवलपमेंट हो रहा था, और एक दूसरा पार्ट था जहाँ पर कैलकुलेशंस का डेवलपमेंट हो रहा था। तो इसी क्रम में आप देखिए कि पास्कलीन नाम की एक मशीन बनी थी, पास्कल्स कंप्यूटर के कैलकुलेटर के नाम से भी जानी जाती है, जिसको आपके फ्रेंच मैथमेटिशियन, आपके फिलोसोफर मिस्टर ब्लेस पास्कल जो थे, ये गणितज्ञ थे, ठीक है। इन्होंने 1642 के अराउंड में 1642 के अराउंड में इन्होंने एक ऐसी मशीन तैयार करी जो कि कुछ मैकेनिकल कॉन्सेप्ट पे थी, और वो कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकती थी, जिसमें यूज़र इनपुट करता था और चलाता था, यानी प्रोसेस करता था, लेकिन रिज़ल्ट खुद मशीन देती थी, लेकिन बहुत अच्छे नहीं रिज़ल्ट आते थे। तो इसी क्रम में आगे चीज़ें चलती रहीं और डेवलपमेंट्स होते रहे। तो इसी मशीन को और थोड़ा सा अच्छा किया लेबनिज़ कैलकुलेटर के नाम से जब ये मशीन बनी। तो गॉटफ्रेड वन लेबनिज़ करके एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया। वो पास्कल्स के आधार पर ही था, लेकिन उसमें जो कमियां थीं जिसके कारण जो रिज़ल्ट सही नहीं आता था, उन रिज़ल्ट्स को सही करके कैसे उन्होंने इस मशीन को किया, और ये मशीन काफ़ी हद तक काफ़ी कारगर गुजरी और लोगों ने इसको इस्तेमाल भी किया। तो इस तरीके की इस पार्ट तक आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें कुछ ऐसी मशीन का डेवलपमेंट मिल रहा है जहाँ पर कैलकुलेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। इसके बाद हॉलरिथ टैबुलेटिंग मशीन एक आई, जो हरमन हॉलरिथ नाम के एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। इन्होंने इस मशीन को बनाया। इनकी अपनी एक कंपनी थी, हॉलरिथ की अपनी एक कंपनी थी, जो स्टोरेज का पंच कार्ड का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि जो आपने ऊपर देखा था कि जैकवर्ड लूम के ही आधार पर बनाया गया था, जिसमें एक कार्ड के टुकड़े पर, एक पेपर के टुकड़े पर कुछ भी चीज़ प्रिंट हो जाती है और वो पिक्सल्स के रूप में होती थी, और वो प्रिंट हो जाती थी तो स्टोर हो गई। तो आपको मैं बताऊं कि पंच कार्ड मशीन जो थी, ये बहुत पहले रेलवे स्टेशन में भी होती थी। अब तो रेलवे स्टेशन पे जब आप जाते हैं तो आपको रेलवे टिकट्स मिलते हैं, लेकिन पहले एक दफ्ती का टुकड़ा जैसा एक पार्ट मिलता था, और वो एक पंच कार्ड मशीन पे इसको पंच करके देते थे, और उससे इस पर एक नंबर और डेट प्रिंट हो जाती थी। तो वो एक पंच कार्ड ही मशीन थी। तो इसका जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया था वो हरमन हॉलरिथ नाम के एक वैज्ञानिक थे, 1890 में उन्होंने इस मशीन को डेवलप किया, जो कि बाद में उनकी कंपनी IBM के नाम से जानी गई, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से जानी गई। तो बहुत स्टोरेज के पार्ट में कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इन्होंने स्टोरेज का कॉन्सेप्ट दिया, उसको सही किया, लेकिन अभी भी आपको कंप्यूटर का वो रूप नहीं मिला जो कंप्यूटर आप देखते हैं, क्योंकि आपका लिए जो कंप्यूटर है वो एक टीवी का मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और जो आपका CPU है वो है। बट कंप्यूटर का मतलब ये नहीं है। कंप्यूटर का मतलब है जो कंप्यूट कर सके, जो गणना कर सके, वो सभी चीज़ें कंप्यूटर हैं। तो आगे बैबेज, चार्ल्स बैबेज का नाम आपने सुना होगा। चार्ल्स बैबेज ने एक सबसे पहले बनाया था डिफरेंशियल इंजन, जो डिफरेंस इंजन के नाम से जाना गया। ये 1822 में इन्होंने बनाया था। तो ये जो चार्ल्स बैबेज साहब थे, इन्होंने इसको इस तरीके से बनाया था कि जो पीछे के जो और वैज्ञानिक थे उन सबके कॉन्सेप्ट्स को इन्होंने इसमें इन्वॉल्व किया। जैसे कि पंच कार्ड से स्टोरेज करने का काम, और हॉलरिथ मशीन से कैलकुलेशंस का काम, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने कई सारे काम को किया, बट ये मशीन ने रिज़ल्ट सही नहीं दिए। फिर इन्होंने और भी मशीन्स को डेवलप करना चालू किया। एक मशीन मार्क आई के नाम से बनी। ये मशीन चार्ल्स बैबेज ने नहीं बनाई थी, बट ये IBM के साथ मिलकर के बनाई गई थी। उसके बाद आपका जूस Z1 मशीन एक बनी, जिसको भी दूसरे वैज्ञानिक ने ही बनाया था। आप देख सकते हैं कि कॉनराड ज्यूस के नाम से वैज्ञानिक है, इन्होंने इसको बनाया था और तभी इनका नाम ये पड़ा। बट ये सब फेलियर रहे, मतलब काम तो बहुत किया गया लेकिन शायद रिजल्ट उतना अच्छा नहीं दे पाए। तो अभी भी ऑटोमेटिक ऑपरेशंस के लिए लोग जारी रखे कि नहीं, हमें एक ऐसी मशीन चाहिए जो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक डेटा पर काम कर सके। फिर आपकी चार्ल्स बैबेज ने एक और वैज्ञानिक थे, उनके साथ मिल करके एक मशीन डेवलप करी 1833 के अराउंड में। आप जानते हैं डिफरेंशियल इंजन के बाद थी वो मशीन, और उस मशीन का नाम था एनालिटिकल इंजन।
और एनालिटिकल एक इंजन मशीन थी जो स्टोरेज भी करती थी, कैलकुलेट भी करती थी। का फिगर आउट हुआ जो हम सोच रहे थे कि हाँ एक ऐसी कोई मशीन हो जो डेटा पे इस तरीके कर सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चार्ल्स बैबेज ने ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जिससे कि हमने जो सोचा था, जो लोगों ने सोचा था, उस तरीके की चीज़ डेवलप हुई। इसीलिए चार्ल्स बैबेज को आज की डेट में फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये आपकी कंप्यूटर की हिस्ट्री थी। उसके बाद और भी मशीनें बहुत बनी और उस मशीन का आपके पास आज हाथ में आपके जो मोबाइल है ये भी एक प्रकार का कंप्यूटर है। तो इस रूप तक कैसे आया है ये सारी चीज़ें हम लोग जनरेशन्स में पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जनरेशन्स क्या होता है कि जनरेशन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का गैप होता है जिसमें कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जो चीज़ों में डेवलपमेंट ला करके देते हैं। तो इनके जो टाइम होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। आपको हो सकता है कि कुछ बुक्स में अलग मिलें, कहीं पर आपको अलग मिलें, बट जनरेशन का मतलब है कि एक लंबे पीरियड का गैप जिसमें कुछ भी डेवलपमेंट हुआ हो। तो यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं इसमें सबसे पहले बात कर रहे हैं कि एक मशीन आई इनियाक नाम से, द इनियाक। इनियाक का मतलब था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये मशीन का फुल फॉर्म है। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर एक मशीन बनाई गई थी जो मशीन बहुत बड़ी मशीन थी। आप उसकी पिक्चर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मशीन एक ऐसी मशीन थी जो कि 1946 में बनाई गई थी। प्रेस्पर रिकर्ड, जॉन मॉकले, ये वैज्ञानिक थे जिनके थ्रू ये मशीन डेवलप करी गई। और कहीं ना कहीं ये मशीन जो सोचा गया था कि हाँ कुछ सेकेंड्स में या कुछ मिनट्स में वो ऐड, कैलकुलेट, सब्ट्रैक्ट्स, मल्टीप्लिकेशंस, ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करा सके। तो इन्होंने ये कराया और इसलिए ये मशीन आगे चल करके उनके अंदर और डेवलपमेंट्स कराए गए और तब वो मशीन आपके पास इस रूप में आई। तो अभी हम लोग जनरेशन्स की जब बात करते हैं तो जनरेशन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1940 से 1956 तक आपको पहली बताई गई है, उसके बाद दूसरी बताई गई है 1956 से 1963 तक, फिर 1964 से 1971 तक, और 1971 से अभी तक कहा जा रहा है। तो इन जनरेशन्स में बेसिकली जो अंतर आया वो क्या आया, इसमें अंतर ये आया कि हम उस जनरेशन्स में जो टेक्नोलॉजी, हम जिस टेक्नोलॉजी पे डिपेंड थे वो कौन सी डिपेंड थे। तो होता क्या था कि जो फर्स्ट जनरेशन के मशीन्स या जो डिवाइसेस बनते थे उसमें हम लोग वैक्यूम ट्यूब नाम के पार्ट्स को, सर्किट्स को बना करके लगाते थे जो कि मशीन्स का साइज़ काफ़ी बढ़ा देता था। तो अभी आप ऊपर जैसे आपने यहाँ पे देखा कि आपने ये जो इनियाक आपने देखा, आप ये देखिए, ये जो आप इनियाक देख रहे हैं, ये इनियाक का साइज़ इसीलिए बड़ा है क्योंकि इसमें ये जो है वैक्यूम ट्यूब्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये बड़े बड़े निर्वात पंप होते थे जिनके कारण इनका साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता था और ये भी छोटी मोटी तादाद में नहीं लगाए जाते थे, बहुत बड़ी तादाद में लगते थे। तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होते थे। तो यहाँ पर इसके कारण, ये बड़े होने के कारण आप ये समझ सकते हैं कि जो है क्यों बड़े थे, क्योंकि यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था। लेकिन आगे चल कर के हम लोगों ने कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी डेवलप करी गई, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी बनाए गए, कुछ ऐसे पार्ट्स भी बनाए गए जिनसे चीज़ें, हमारी सर्किट्स छोटी हुई और उनके कारण हमारा कंप्यूटर छोटा हुआ। तो सेकेंड जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर चुके थे ट्रांजिस्टर से। अगर आप ट्रांजिस्टर्स की बात करें तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये होते हैं ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। तो जहाँ 18,000 के बहुत बड़े बड़े बल्ब के नुमा कोई चीज़ लग रही है और जहाँ पर उसकी जगह पे ये अगर आ जा रहा है, आप ट्रांजिस्टर्स आए जा रहे हैं, तो आप खुद देख सकते हैं कि हाँ साइज़ में कुछ फ़र्क पड़ना स्टार्ट हुआ, वेट में भी फ़र्क पड़ना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये सारा फ़र्क आया फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में। अभी हम लोग अगर थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन में क्या हुआ कि ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस किया इन आईसीज ने, इस इन इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने। बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स का काम ये सिंगल एक सर्किट कर सकती थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच प्लेस बिटवीन 20 एंड 200 ट्रांजिस्टर्स ऑन अ चिप, मतलब 200 ट्रांजिस्टर्स एक चिप के अंदर, यानी कि इस आईसी के अंदर होते थे। तो यहाँ पर भी हमारा साइज़ काफ़ी छोटा हुआ और कहीं ना कहीं कॉस्ट में भी फ़र्क आएगा क्योंकि एक चीज़ बनानी और वो ज़्यादा होती थी। अच्छा, कॉम्पेटिबिलिटी की भी बात करी जाए तो वो भी ज़्यादा अच्छी थी। तो हम लोगों ने ट्रांजिस्टर्स का स्टार्ट किया। उसके बाद क्या हुआ कि ट्रांजिस्टर्स को हटा करके हम लोग आईसीज़ को लेकर के आए। तो आईसीज़ आई यहाँ पर। उसके बाद
चिप का डेवलपमेंट हुआ जो कि बहुत ही लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस कर सकती थी, यानी कि एक एक चिप पर 50-50 हज़ार ट्रांजिस्टर्स को वर्क होने का, या 50-50 ट्रांजिस्टर्स होते थे जो कि माइक्रो फॉर्म में होते थे, जो कि जिनकी कैपेसिटी 50,000 ट्रांजिस्टर्स के वर्क के बराबर होती थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका जो 4th जनरेशन है, इसमें हम लोग VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और LSI यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे चेंज किया हमने अपने आप को, और कहीं ना कहीं हमने ऐसी चीज़ बनाई जिन्होंने कंप्यूटर्स के साइज़ को कम किया। और साइज़ को कम करने के बाद आप ये भी देख सकते हैं कि उनकी कॉस्ट को भी इफ़ेक्ट किया, रिलायबिलिटी को बढ़ाया, और कहीं ना कहीं कंप्यूटर हमारे पहले से ज़्यादा मोर पावरफुल हो गए, और लोगों को पसंद भी आए, काम भी उनका अच्छा होने लगा। और आज कहीं ना कहीं जो हमारे पास कंप्यूटर का रूप है वो इनके डेवलपमेंट के ही कारण है। तो ये है कंप्यूटर का जनरेशन, जिसमें हमने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इन 4 जनरेशन्स की बात करी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों जनरेशन्स के आपको शॉर्ट में यहाँ पर दिया गया है कि क्या क्या चेंजेस रहे। तो बेसिकली ये चेंजेस है, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स, थर्ड जनरेशन में आईसीज, और फोर्थ जनरेशन में VLSI और LSI माइक्रो प्रोसेसर्स का हम लोगों ने इस्तेमाल किया। और ये डेवलपमेंट्स आए जिनके कारण हमारा कंप्यूटर मोर एंड मोर पावरफुल होता चला गया। तो मुझे लगा कि शायद अब आपको जनरेशन्स समझ में आ गई होंगी। आप इनको पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, और उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम रहती है, आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज़ आपको लगता है, तो आप अपने टीचर, अपने जो आपके फैकल्टीज़ हैं उनको आप कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट पे जो हमारा नंबर है आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप मेरे से भी चाहे तो कभी आप बात कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो नया टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, की कंप्यूटर्स कैसे अलग अलग तरीके के आए। एक लैपटॉप जैसी चीज़ को भी कंप्यूटर कहते हैं, एक डेस्कटॉप चीज़ कंप्यूटर कहते हैं, एक मोबाइल जैसी चीज़ को भी हम कंप्यूटर कहते हैं। तो ये क्या है, कैसे, हमने सुना है कि कंप्यूटर एक रूम के बराबर भी होता है, तो क्या ये सही है? तो क्या है ये कंप्यूटर्स, ये सब आप टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में पढ़ोगे, जो कि हमारा नेक्स्ट लेसन होगा। थैंक यू।